आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऐश्वर्य अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अपनी तैयारियों के अंतिम चरण पर होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का यह समग्र पुनरावलोकन वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, आज के इस वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जितने आपको आंकड़े बताए जाएंगे, तथ्य बताए जाएंगे, वो आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जाने वाले प्रश्नों का लगभग 80% से 90% कवर करेगा। जी हाँ, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से लगभग आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। बने रहिए, लगभग 35-40 मिनट का ये वीडियो रहेगा, जिसमें हम लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा कवर कर लेंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 समग्र पुनरावलोकन मास्टर वीडियो पार्ट 1 आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए शुरू करें। आइए, तो देखिए अध्यायवार चल रहे हैं। जैसे कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण का जब आप पीडीएफ देखते हैं, अध्याय दिए होते हैं, तो यहाँ पर अध्याय का नाम मेंशन करने का बस आपका उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि आप उस अध्याय को रेफर कर सके। अगर पीडीएफ आप देख रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ा होगा, लेकिन वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये रिवीजन चूंकि है, वो आंकड़ा आपको याद है कि नहीं वो आप चेक करते चलिए। अगर नहीं याद है तो इस वीडियो को देखिए और एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन बनाकर आइए। पहला अध्याय, एक समीक्षा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्थिक विकास दर अनुमानित, लेकिन ऊपर लिखा है भारत के बारे में। तो प्रथम अध्याय शुरुआत होती है भारत के आर्थिक विकास से। ठीक है, स्थिर कीमतों पर ही बात करनी होती है हमको। 23-24 का आंकड़ा हम पढ़ रहे हैं 7.32%। ठीक है, भारत का आर्थिक विकास दर 7.32% आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक और बात सर ट्रिक से बताइए। देखिए, आंकड़े कुछ तथ्य हर चीज़ ट्रिक से करने का मैं हमेशा कहता हूं कि सेंस नहीं बनता है। ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों को याद करने का तरीका या तो रिवीजन बार बार करें या तो फिर इससे एमसीक्यू बनाएं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाया, ट्रिक का ही पूरा एक कॉपी बन गया, पता चला ट्रिक याद कर रहे हैं। वहाँ ये भी होता है एग्जाम में ट्रिक भूल जाते हैं, कौन सा ट्रिक किसका है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। ठीक है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, माफ कीजिएगा। तो इसके पहले जो 4 आएंगे वो कौन है, उसकी सूची आप बनाकर रख लीजिए अब। ठीक है, आपके प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल हमको पता है, हम बार बार बात करेंगे नहीं। हमारे संपूर्ण अध्याय में छत्तीसगढ़ की बार बार हमने देखा होगा। ठीक है, कुल जनसंख्या ये भी हमको पता है, 2011 की जनगणना हुई है, उसके बाद की जनगणना नहीं हो पाई है। वन क्षेत्रफल की बात करें तो ये भी हम जब वन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कवर हो जाता है, बार बार हम पढ़ते हैं 59,772, 59,772। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अभी देखें प्रदेश में टोटल वन कितना है, तो ये भी डेटा बहुत ही फेमस है, बार बार हम पढ़ रहे हैं 44.21%। क्लियर है, 44.21%। वन आवरण की दृष्टि से भारत जो है, छत्तीसगढ़ जो है भारत में चौथा स्थान रखता है, देश में चौथा स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ की बारे में बात करें, ऊपर हेडिंग लिखा है छत्तीसगढ़। क्लियर है। अभी देखो रिवीजन है तो मैं उस तरीके से ही भगाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में अब समय नहीं है ना, एक हफ्ता भी नहीं है अब तो इस कारण हमको इस तरीके से चलाना पड़ेगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका कृषि कार्य में 70% लोग संलग्न है, ये भी ध्यान रखें। कृषक परिवारों की संख्या की अगर बात करें तो 40.10 लाख। 82% कुल मिलाकर लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कृषक परिवार कुल मिलाकर इतने हैं। कृषक परिवार 40.10 लाख, ये कृषक परिवारों की संख्या है। कुल 100% अगर कृषक हैं तो उसमें कितने लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो 82% लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, लघु और सीमांत श्रेणी में किन कृषकों को रखा जाएगा, ये मैंने अपने पुराने जितने भी वीडियो में कृषि पढ़ाया है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, सभी में बताया हुआ है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, उद्देश्य आज के क्लास का अलग है। ठीक है, SRS रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से कुछ हम डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेते हैं। 2001-3 में अगर बात करें, मातृ मृत्यु दर MMR, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मैटरनिटी मतलब मातृ, मृत्यु मतलब मोर्टेलिटी और दर मतलब रेट। ये 779 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है, मतलब प्रति लाख जीवित बच्चे जन्म अगर ले रहे हैं तो उनमें 779 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, इसको बोल रहे थे MMR। तो ये जितना कम रहे उतना अच्छा है, करेक्ट। तो सरकार इसको कम करने का प्रयास करती रही, है ना। तो अब SRS रिपोर्ट जो 2018-20 के अनुसार है, लेटेस्ट यही है,
तो ये जो आपका मिला 137 कम होकर कितना हो गया 137 प्रति लाख जीवित जन्म पर, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रति लाख जीवित जन्म पर 137 माताओं की मृत्यु हो जाती, ठीक है, कम हुआ है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जिसको बोलते हैं, एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लियर। 2030 तक एसडीजी 2030 तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एसडीजी के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए, 17 प्रकार के एसडीजी सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस एसडीजी के हिसाब से 100 से कम लाने का प्रयास किया जा रहा है, किसको, एमएमआर को, मतलब लक्ष्य रखा गया है एमएमआर, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर को, क्लियर है क्या। अभी राज्य निर्माण के समय अब आगे, अभी अच्छा ये नया शुरू हो गया, माफ कीजिए, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर 77 प्रति हजार जीवित जन्म पर, 77 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी प्रति हजार जीवित जन्मों पर। 1000 अगर बच्चे जीवित जन्म ले रहे हैं तो 77 उसके पीछे रेशियो अगर देखें तो मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। ये वर्ष 2022, माफ कीजिए, ये राज्य निर्माण के समय है, कब की बात करें 2000, लेकिन अब वर्ष 2022 के हिसाब से लेटेस्ट ये 77 से हो चुका है 38 प्रति हजार, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें, अब सतत विकास लक्ष्य में इसको 15 करने का लक्ष्य रखा गया, 15। अच्छा, भारत के लिए भी ये डेटा दिया हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन हम टारगेट अभी छत्तीसगढ़ को कर रहे हैं। एमएमआर में 97 भारत के लिए और 28 आईएमआर में। आगे बढ़ते हैं, कुछ अगर गलती हो जाए तो बोलने में क्या है कि कई बार गलती हो जाएगी, हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो आप ये जो ऊपर एक्चुअली पीडीएफ में जो आप सामने देख पा रहे हैं स्लाइड में, उसको ही रिफर करें एज एक्चुअल डेटा, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। NFHS 5 रिपोर्ट फेमस है, इसको किस नाम से जानते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण, मतलब सर्वे, ठीक है, 2019-21, क्लियर है क्या। NFHS का फुल फॉर्म नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्लियर। 5 2019-21 लेटेस्ट हुआ था। सबसे पहले मातृत्व प्रसव की बात कर लेते हैं। शासकीय स्थानों, देखो ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शासकीय अस्पतालों में प्रसव 70%, संस्थागत प्रसव जो होगा 85.7%। अभी देखिए ये अलग अलग नहीं है, समझिए, शासकीय अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, अगर अस्पताल में प्रसव हुआ है तो उसको संस्थागत प्रसव कहा जाएगा, ठीक है। तो संस्थागत प्रसव कुल प्रतिशत कितना है, 85.7%, निजी और शासकीय को मिला के, ठीक है। संस्थागत का मतलब जाके घर में नहीं होगा प्रसव, जो है वो अस्पतालों में होगा, चाहे वो शासकीय हो चाहे निजी हो, इसको संस्थागत बोलते हैं। अलग से शासकीय का दिया है 70, तो निजी पूछ दे तो कितना होगा, सिंपल 85.7 में अगर आप 70% घटा दे तो 15.7% जो है आपका निजी हॉस्पिटल में प्रसव माना जाएगा, ठीक है क्या। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर में कमी 2021 में NFHS 4 की तुलना की बात करें, ठीक है, तो नवजात मृत्यु दर में कमी जो आई है 23% की। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको कंठस्थ होने चाहिए। शिशु मृत्यु दर में जो कमी आई है, देखो ये नवजात मृत्यु दर है और ये शिशु मृत्यु दर है, दोनों में डिफरेंस है। नवजात मतलब एकदम जन्म के समय, इसमें 18% में कमी आई है। 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में जो कमी आई है वो 22% कमी आई है। ये सारी कमी आई है, ध्यान रखें। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं भैया, हम बात कर रहे हैं NFHS 5 की, लेकिन NFHS 4 की तुलना में इतनी कमी आई है, अच्छी बात है। मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, कमी आई है, ठीक है। अभी NFHS का डेटा जो है 15-16 में आया था और अभी हम बात कर रहे हैं 20-21 की, करेक्ट है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। यहां पर एक चीज समझिए, देखिए यहां पर आपका लिखा है 20-21, यहां पर 19-21, ठीक है। तो कुछ सर्वेक्षण जो है ना, बहुत वाइड रेंज ऑफ, ये बोलते हैं इस सर्वे है, ये बहुत बड़ा सर्वे है। तो इसके कुछ डेटा जो है 19 में लेना शुरू हो गया था, 21 में जाके खत्म हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20-21 है, तो उससे कंफ्यूज मत होइए। आप NFHS 5 और 4 ध्यान में रखिएगा बस। 4 की तुलना में 5 में क्या चेंजेस हुए, क्या कमी आई, इसको आपको ध्यान में रखना है। शासकीय अस्पतालों में प्रसव जो है वो क्या था उस समय, देखो 55.9, और संस्थागत तो भैया बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी अच्छी बात है ना। ये जो हमेशा खतरा माना जाता है कि आप गांव और सुदूर क्षेत्रों में देखें
कि प्रसव जो है वो घर में कराए जाते हैं, उससे रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है कि NFHS 5 के हिसाब से संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी आई है। क्लियर? चलो, तो ये तो हमको ऑलरेडी जैसे हमने अब बात कर ली वही है, आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर की बात करते हैं हम लोग। आइए, इसमें एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है, एकदम थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी हाईलाइट करूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें भी दी हुई है, जो मेन है उसको हाईलाइट करेंगे। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर स्थिर भाव की तुलना में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखो कुछ डेटा आप बोलेंगे सर 23-24 के हिसाब से, कुछ आप 21-22 के हिसाब से, तो यार जो डेटा सबसे लेटेस्ट अवेलेबल हुआ है उसको ध्यान में रखना है। मोटा मोटा ये पूरा जो आर्थिक सर्वेक्षण है जिसमें आर्थिक विकास दर देखेंगे, कृषि, सेवा और एक क्षेत्र और क्या मैं भूल रहा हूँ, उद्योग क्षेत्र, तो इसमें हम ना 23-24 का आंकड़ा रिफर करेंगे। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण का ये जो डेटा है 23-24 का है। क्लियर है? अब जस्ट आपका पेपर होगा उसके बाद आपका जो है 24-25 का डेटा आ जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण का। तो इसी कारण इस डेटा से कंफ्यूज कभी मत होइएगा, 23-24 का ही आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग देख रहे हैं, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद माफ कीजिए, स्थिर भाव पर वृद्धि दर देख रहे हैं। तो देखिए सर क्या वहां से लेकर यहां तक करें? नहीं, हमको ये डेटा ध्यान में रखना है। 6.56 656 656 6.56 656, ठीक है? क्या किसकी बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की। वो ऊपर जो लिखा था वही है 656, बीच में दशमलव लगाना ना भूलें। 23-24 के लिए GSDP में वृद्धि दर है ये, GSDP में वृद्धि दर है स्थिर भाव की तुलना में, आधार वर्ष की तुलना में। 18-19 से वर्ष 23-24 विगत 6 वर्षों में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 6 या 5 वर्ष का स्पैन लेते हैं, उसकी तुलना में अगर बात करें सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो वर्ष 21-22 में हुई है। देखो दिख रहा है सर्वाधिक वृद्धि दर, ये GSDP की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन से वर्ष में वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, तो देख लीजिए सभी में टेबल में पूरा दिया हुआ है। और सबसे कम वृद्धि दर जो नेगेटिव होगी, कहीं दिख रहा है नेगेटिव? एक ही नेगेटिव है। और मान लो 2 नेगेटिव होता तो 2 नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा वाला नेगेटिव नजर आता वो सबसे कम होता। मोस्ट नेगेटिव इज सबसे छोटा नंबर, सबसे लीस्ट नंबर होता है। क्लियर है क्या? चलो, ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से वर्ष में? 20-21। तो कैसे याद रखें? 20-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर थी। डेटा याद करें, डेटा उतना जरूरी नहीं है, किसमें ऋणात्मक रही किसमें सर्वाधिक रही, वर्ष आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रिवीजन वीडियो है, जो बोल रहा हूं ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन करवा रहा है। बढ़े दोस्तों आगे, आइए अब क्षेत्रवार वृद्धि दर देख लेते हैं। सॉरी, वृद्धि दर नहीं है, भागीदारी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है? भागीदारी GSDP में 3 प्रकार के क्षेत्रों की भागीदारी देखते हैं, मान लेते हैं। देखिए GSDP अपने आप में 100%, मतलब पूरे राज्य का एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद निकलेगा जो रुपए में भी होता है, ठीक है? इसके पहले हमने क्या देखा कि भाई आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई 6.56%। ये अलग बात। छत्तीसगढ़ राज्य घरेलू उत्पाद 100% अगर है तो उसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है और उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, ये हमको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको योगदान भी बोलते हैं, इसको भागीदारी भी बोलते हैं, एक ही मतलब है। ध्यान रखें, स्थिर भाव की तुलना में ही देखेंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए GSDP में योगदान है 100% का GSDP है तो 15.32%। सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 100% करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब वो यूनिट डिजिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा तो देख लीजिएगा, लगभग आप देखें अगर तो 53 और ये हो जाएगा कितना, मान के चलिए हो जाएगा 50 से 84, हाँ ठीक है, निकल के तो आ रहा है। फिर आप पूरा जोड़ेंगे तो वो लगभग 100% निकल के आ जाएगा, ठीक है? उद्योग क्षेत्र की अगर भागीदारी देखें तो सबसे अधिक है 53-50, बीच में दशमलव लगाना ना भूले। 53-50, अब यहाँ पर 15-32 कैसे? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 ज़्यादा 15-32, 53-50। और सेवा के लिए 31-19, 3-1-1-9। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन इस तरीके से ना आप 2-3 बार भी रिवीजन किए होंगे या इस वीडियो को देख लेंगे, एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा। 4 ऑप्शन है ना, उसमें से बताना है, ठीक है? सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितने हैं GSDP में? 31.19। अगर पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? उद्योग क्षेत्र की। सबसे कम किसकी है? कृषि क्षेत्र की। दूसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र की भागीदारी। बढ़ जाए आगे, आइए। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। आजाद CGPSC एकेडमी के नाम से सर्च करते हुए टेलीग्राम में जुड़ जाइए।
PDF वहां पर आपको इस वीडियो के बाद तत्काल प्रोवाइड कर देंगे। कृषि, अब इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है। देखिए अब कृषि क्षेत्र की अलग से बात कर रहे हैं, ये पहला, तीनों क्षेत्र में पहला कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि दर कितनी, अकेले कृषि क्षेत्र की बात करें आधार वर्ष की तुलना में स्थिर भाव ही देख रहे हैं। क्यों लिखा हुआ है स्थिर भाव, मतलब जो आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि देखते हैं वो स्थिर भाव है। अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, डिटेल में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिछले पूरे वीडियो में पड़ा हुआ है। 3.23%, ठीक है, 3.23%। जीएसडीपी में भागीदारी ऑलरेडी हमने देख लिया है, ये हमारे लिए नया है इस बार। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। क्या ये डेटा ध्यान रखें, 11-12 की तुलना में कितनी कमी आई, ये भागीदारी की बात करें। आप बोलेंगे सर ये तो वृद्धि दर आप बता रहे हो, लेकिन ये भागीदारी दोस्तों, भागीदारी देखो 23-24 में कितनी है जीएसडीपी में इतनी, और 2011-12 में कृषि क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी कितनी थी, 18.10%। क्या ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए भागीदारी की कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। औसत वृद्धि दर अगर बात करें कब से कब तक, 12-13 से 23-24। सर कभी ये ले रहे हैं कभी ये ले रहे हैं, देखो ये तो आधार वर्ष है, ठीक। ये इतना क्यों लिया, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जब जनरेट किया जाता है तो ये उन लोग तय करते हैं कि कहां से कहां तक का स्पैन लेना है औसत देखने के लिए, ठीक है। तो 12-13 से 23-24 तक का देखा गया है, और उसमें जो आपका औसत वृद्धि दर देखा गया है वो देखा गया है कृषि क्षेत्र में 4.9% का। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब सर ये आ गया क्या देखने के लिए कि सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से वर्ष रही, जो हमने जीएसडीपी में भी देखा था एक टेबल के माध्यम से, याद करो कौन से वर्ष सर्वाधिक कौन से वर्ष सबसे कम, कृषि में भी देखेंगे अलग से। लेकिन सर इसके लिए सिर्फ वर्ष यहां से यहां तक क्यों लिया है, जनरली इसके लिए 5 से 6 वर्ष तक का स्पैन लिया जाता है, रेंज दिया जाता है। औसत वृद्धि के लिए वो कितना भी ले सकता है, लेकिन जनरली हम 12-13 से ही औसत देखते आ रहे हैं, आगे बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और जब आधार वर्ष की बात करते हैं तो वो 11-12 से देखते हैं। कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप को। सर्वाधिक वृद्धि दर, ये परसेंटेज उतना ध्यान में मत रखना, सर्वाधिक और न्यूनतम वर्ष कौन सा रहा ये ध्यान रखना। 18-19 में कृषि में सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिला था, और सबसे कम वृद्धि दर देखने को मिला था 17-18 में, और ये था ऋणात्मक 10.90, ठीक है। अब एक और चीज आप दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, आप बोलेंगे सर पिछला जब हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे तो उसमें ना ऋणात्मक वृद्धि ना कभी और कुछ दिया हुआ होगा, तो ऐसी डिस्क्रिपेंसी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। आप कृपया अपना दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं इसमें, जो डेटा रिलीज करता है सरकार उसको हमको एज इट इज़ मानना पड़ेगा, उसमें आप अपना दिमाग ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि आपको निकालना एग्ज़ाम, अगर आप रिसर्च करने बैठेंगे कि पिछले वर्ष ये था फिर मैं क्या करूं, तो ऐसा हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई आपका लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बनता है यहाँ पर। उद्योग क्षेत्र की बात करें, प्रतिशत वृद्धि दर अगर बात करें आधार वर्ष की तुलना में 7.13 इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। ये डेटा हमने ऑलरेडी देख लिया है। सर्वाधिक भागीदारी जीएसडीपी में इस क्षेत्र की बनती है। 11-12 में अगर बोले जीएसडीपी में भागीदारी कितनी थी उद्योग क्षेत्र की, तो 47-27 थी, ठीक है। औसत वृद्धि दर 7.36%, वही सारे पैरामीटर के हिसाब से वही सारे वर्ष हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष बात करें 21-22 की, और सबसे कम वृद्धि दर, देखो यहाँ ऋणात्मक तो नहीं है तो क्या बात करेंगे, न्यूनतम, ऋणात्मक ही तो न्यूनतम है, और अगर ऋणात्मक नहीं है तो कोई तो न्यूनतम होगा, ऋणात्मक नहीं है तो भी, तो 2.27% वर्ष 19-20 में जो वृद्धि दर थी वो न्यूनतम थी उद्योग क्षेत्र की। क्लियर है क्या, बताइए। यहां तक थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब सर कैसे याद रखें इतना वर्ष है, भैया एक टेबल बनाइए एक टेबल बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे टेबल, ऐसा क्षेत्र आपके रिवीजन के लिए, तुरंत वीडियो को देखते हुए आप इसको रिवीजन करने के लिए, ऐसा एक क्षेत्र और यहां पर ऐसा वृद्धि दर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, कृषि, दूसरा क्या करेंगे उद्योग, तीसरा क्या करेंगे सेवा, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक कॉलम और बनेगा, मैक्सिमम वृद्धि दर और मिनिमम वृद्धि दर, ठीक है। लीजिए लिखिए, वर्ष लिखना है, वर्ष केवल, डेटा नहीं, वर्ष। कंपैरेटिवली स्टडी हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन कौन से वर्ष में मैक्सिमम था, किसका मिनिमम था, उसको याद करने में आसानी हो जाएगी आपको। अगर एक स्लाइड में आप देख नहीं पा रहे, पुराना वाला भूल जा रहे हैं, तो ऐसा टेबल बना के आपको बिल्कुल रिवीजन करना चाहिए।
बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बहुत सारी चीज करना है। सेवा क्षेत्र की अगर वृद्धि दर की बात करें तो 5.02%, और इस टेबल का यूज ना आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें आप आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि दर भी लिख सकते हैं, है ना। औसत वृद्धि भी चाहे तो लिख सकते हैं, भागीदारी ऑलरेडी आपने कर रखा है। ये डेटा एकदम से इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा कि 11-12 का आपको वृद्धि दर पूछ ले, बट आपको नॉलेज में होना चाहिए, इस कारण मैं बता रहा हूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मत करें, क्या मत करें, ये सारे एक्स्ट्रा डेटा ये वाले आप ये सबको मेन करें, ठीक है। चलिए एक काम करता हूँ मैं ना, उसमें ना मार्किंग भी करते जाता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल के। बढ़ जाए आगे, ये और डेटा हमने देख लिया है, चाहे तो देख लीजिए ये डेटा। आगे बात करते हैं औसत वृद्धि दर, ये देखिए ज़रूर 5.37%, ठीक। सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष रही 19-20 में, और ऋणात्मक वृद्धि दर रही 20-21 में। इतने सारे डेटा, इतना तो मिनिमम डेटा करके जाना ही पड़ेगा एग्जाम में दोस्तों, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, इतना तो आपको करके जाना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अब अगला अध्याय जाता है, सर अध्याय 2 कहाँ चला गया। अध्याय 2 आपको अलग से कराएंगे सेकेंड पार्ट में, अभी आ जाइए राज्य आय पे, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ डेटा वही सारे मिलेंगे जो ऑलरेडी आपने कर रखे हैं, ठीक। अभी सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, राज्य आय कहां से आएगा, किससे कैलकुलेट करेंगे, जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कई बार बताया जीएसडीपी क्या होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है इस बार का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,21,94,473 लाख रुपए, लाख ना लगे, अगर ये लाख हटा के केवल रुपए बोल दिया तो इतना कम नहीं होता है, 3,21,94,473 लाख रुपए, ठीक है। ये है जीएसडीपी, कितना लाख, 3 करोड़ लाख, ठीक है, ये आपका जीएसडीपी रुपए में बता रहे हैं। ये वृद्धि और ऑलरेडी दर देख लिया भाई, 656 ऑलरेडी बहुत बता चुके आपको, ठीक है क्या। प्रचलित भाव मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चाहे तो एक बार रफ आइडिया देख लीजिए, स्थिर भाव ही पूछता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर चाहे तो एक बार देख लीजिए, एक आइडिया होना चाहिए, 505 ऐसा करके अगर एग्जाम में दिखे, 88561 4 में से एक ऑप्शन मार देना, ठीक है। इसके वृद्धि दर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अभी ये तीनों डेटा भी ऑलरेडी आपने देख रखा है, क्लियर है क्या। स्थिर भाव की तुलना में वृद्धि दर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का ऑलरेडी देख लिया है, एक एक करके जो हमने देखा था वृद्धि दर, ठीक है। तो कुछ डेटा जो है इस अध्याय में फिर से रिपीट होते हैं। वही आर्थिक समीक्षा में क्या है कि पहला अध्याय क्या होता है ना, एक ब्रीफ मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको पहले अध्याय में रख देता है, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, 23-24 में अखिल भारत के, ये भारत का बता रहा है, इंपॉर्टेंट होता है, जरूर देखिए। स्थिर भाव की तुलना में जो भारत का जीडीपी है उसमें वृद्धि दर 7.32, इंपॉर्टेंट डेटा, ये भारत का है, इंडिया का जीडीपी वृद्धि दर 7.32, ठीक है। भारत का कृषि उद्योग सेवा दिया है, भारत का दिया है भाई, ध्यान रखें, ये भारत का है, इंपॉर्टेंट डेटा बिल्कुल ध्यान रखें। इंडिया का है, ध्यान रखें, क्लियर। 1.82 कृषि में वृद्धि हुई है भारत की जीडीपी में। भारत का जीडीपी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी बोलते हैं, क्योंकि राज्य का जब जीडीपी देखते हैं तो उसमें एस जुड़ जाता है, दैट इज स्टेट, राज्य, ठीक है। 7.93 उद्योग के लिए और 7.72 सेवा के लिए, क्लियर। अब भारत की चूंकि बात कर रही है, भारत का स्लाइड है, आर्थिक सर्वेक्षण भारत के लिए भी यही रिफर करेंगे, ठीक है। अब इसकी भागीदारी देख रहे हैं, योगदान जीडीपी में, भारत की जीडीपी में कौन से क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत, कृषि का बोलो, कृषि का कहां है भाई, ठीक है। कृषि, अभी देखो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो बोलते हैं उसमें वानिकी भी आता है, उसमें मत्स्य पशुपालन ही सारा आता है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को बोलेंगे 15.32% योगदान जीडीपी में भारत का, उद्योग क्षेत्र का 53.50% और सेवा क्षेत्र का 31.19%, कुल मिला के 100% बन जाता है। यह भारत की जीडीपी का योगदान, अलग अलग क्षेत्रों का योगदान, किसमें,
भारत की जीडीपी में। क्लियर दोस्तों, बढ़ जाए। मुझे लगता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। चलो अब देखो, चूंकि ये भारत का था, ये भारत का था ना, क्योंकि भारत का लिखा है, अखिल भारत का। अब यहाँ पर फिर से अलग आ जा रहा है, देखिए अलग अलग क्षेत्र का। 22-23 की तुलना में 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बोल रहे हैं, मतलब ये सीजी का आ गया वापस से, है ना, स्थिर भाव की तुलना में। अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों को कैटेगराइज किया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कृषि तो आएगा ही, वन आएगा, पशुपालन आएगा, मत्स्य पालन आएगा। उद्योग में जितने उद्योग वाले संबंधित क्षेत्र वो आते हैं, और सेवा क्षेत्र तो आप जानते ही अलग से। ठीक है, क्लियर। तो इसको पूरा ना और बाइफरकेट कर दिया, डिटेल कर दिया है। अब बारी बारी से हम देखते हैं। चलो क्या है ये, देखो दो चीजें दी हुई है यहां पर, दो चीजें दी हुई है। एक दिया है प्रतिशत वृद्धि और दूसरा है भागीदारी। आप पहले ये समझिए, अगर हम जीएसडीपी में अलग अलग क्षेत्र को बांटे, कृषि, सेवा और उद्योग को और ज्यादा डिटेल आउट कर दिया कि कौन सा पर्टिकुलर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। जैसे प्रतिशत वृद्धि में ना, निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक पाई गई है, और न्यूनतम रेलवे प्रक्षेत्र की, ठीक है, रेलवे प्रक्षेत्र की। अभी देखो रेलवे प्रक्षेत्र ना सेवा के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र, सेवा एवं संबद्ध क्षेत्र। निर्माण किसके अंतर्गत आता है, उद्योग एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसको मैंने जैसे बोला और ज्यादा डिटेल आउट कर दिया कि उद्योग के अंदर क्या, कृषि के अंदर बहुत सारे अलग अलग हेड। तो प्रतिशत वृद्धि की बात करें जीएसडीपी में, तो कौन से पर्टिकुलर क्षेत्र, कृषि वो तीन के अलावा निर्माण, ध्यान रखना सर्वाधिक वृद्धि मिली है। वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र की, वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, निर्माण में। कितना, 9.8। न्यूनतम वृद्धि किसमें हुई है, रेलवे, नेगेटिव -2.17। रेलवे सबसे कम, निर्माण सबसे ज्यादा। क्लियर, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक होता है विनिर्माण, एक विनिर्माण क्षेत्र भी होता है, उसको कंफ्यूज ना करें। विनिर्माण मतलब होता है प्रोडक्शन, किसी वस्तु या उत्पाद का निर्माण विनिर्माण कहलाता है, जबकि किसी भवन वगैरह का निर्माण कहलाता है। ये कंस्ट्रक्शन है, विनिर्माण मतलब प्रोडक्शन, कुछ वस्तुओं का बनाना। क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं भागीदारी की, कि जीएसडीपी में कौन से क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा, कम। वो तीन तो बताया था सर आपने, लेकिन वो तीन को तो और डिटेल किया है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। जीएसडीपी में सर्वाधिक भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र की है। देखो जिसकी बात कर रहे थे अभी, विनिर्माण मतलब प्रोडक्शन, कितनी, 21% अकेले, 21-19, वाह। और सबसे कम जो है ना, वो भंडारण क्षेत्र की, स्टोरेज, ठीक है, इन्वेंट्री, 0.09%। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आइए, टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर आपको लगे कि ऐसा देखना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर भाव, प्रचलित भाव दोनों के हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, 1,47,361 रुपए प्रति व्यक्ति आय अगर बात करें, ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर, इसी को प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और वृद्धि कितना देखने को मिली प्रति व्यक्ति आय में, इतनी। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज, ये प्रचलित भाव के लिए है और स्थिर भाव के लिए ये है। दोनों डेटा ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा है, दोनों डेटा ध्यान रखें, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब भारत के लिए बात करें तो प्रति व्यक्ति आय इतनी, 1,85,854। बढ़े आगे। अभी देखो प्रति व्यक्ति आय की डेफिनेशन यहाँ पर दी है, जो मैं बार बार बता चुका हूँ, चाहे तो आप रिफर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये प्रति व्यक्ति आय की डेफिनेशन है। क्लियर, बढ़े, चलिए। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, प्रतिशत विवरण और गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि। अब सभी क्षेत्र के लिए देखें क्या, अभी देखो, अगर आपके दिमाग का बैंडविड्थ है, मतलब स्पेस है दिमाग में, कि आपने रिवीजन बाकी चीजें कर लिया है और बाकी भी करना चाहते हैं, तो
ये आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये वाली स्लाइड जो मैंने बताई थी ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है। ये आपका कवर करके दे रहा है 2 चीज़। उसके बाद भी हर एक क्षेत्र का अगर देखना है तो उसके लिए मैंने पूरा ये दिया हुआ है। इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। उतार चढ़ाव है, कहाँ से कितना आपका वृद्धि दर देखने को मिला, ये सब आपको इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो स्टार मार्क है वो क्या है। अगर सपोज वृद्धि दर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फसल की, फसल किसके अंतर्गत आएगा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत। तो अभी देखो एक चीज़, कुछ कुछ ना इसमें हेड इंपॉर्टेंट है, जैसे ना ये फसल इंपॉर्टेंट तो है ही, तो इसको तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये डाउन दिखा है, क्यों? क्योंकि एक कमी आई है आधार वर्ष की तुलना में, इसके यहाँ डाउन कर दिया है। सब कुछ क्लियर है इसमें, सब कुछ सेल्फ डिफाइन किया हुआ है। स्टार का मतलब मैं बता देता हूं। स्टार मतलब अगर मैं फसल की बात कर रहा हूं और भागीदारी देख रहे हैं जीएसडीपी में 8.64% है जीएसडीपी में फसल की भागीदारी, लेकिन कमी ये क्या दिखा रहा है, आधार वर्ष की तुलना में कमी आई है, ठीक है। स्टार मार्क मतलब क्या है, स्टार मार्क मतलब ये वर्ष के ऊपर लिखा है और लिखा है कुछ प्रतिशत। जहां पर भी स्टार मार्क जिस वर्ष में लिखा है, इस स्टार मार्क का मतलब यहां पर जो दिया है वो है सर्वाधिक किस वर्ष रहा उस क्षेत्र का, सर्वाधिक किस क्षेत्र, तो 18-19 मतलब सर्वाधिक भागीदारी इस वर्ष में रही थी फसल की। बात समझ में आई? प्रवृत्ति देख लीजिए, उतार चढ़ाव रही। अब यहां पर अलग से क्या दिया है सर, वृद्धि दर। ये क्या है, भागीदारी। दोनों में अंतर आपको पता है, दोनों में आपको अंतर पता है दोस्त, ठीक है क्या? 2.15%, क्लियर। सर्वाधिक 18-19 कितना, 14.31% वृद्धि दर देखने को मिली थी, वृद्धि दर है ये क्या है, भागीदारी। दोनों में अंतर समझे। स्टार का मतलब क्या, किस वर्ष सर्वाधिक रही, पर्टिकुलर, सब कुछ दे दिया इसमें, सब कुछ दे दिया। क्या ऋणात्मक वृद्धि दर कभी देखने को मिली फसल में? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आगे पूरा अलग अलग क्षेत्र का डिटेल आउट करके मैंने बनाया हुआ है। देखते चलिए, जैसे ये पशुपालन है, सब कुछ इसमें दिया है, स्टार मार्क करके भी दिया है, ठीक। वनोद्योग का दिया है, मछली उद्योग का दिया है। देखते चले। ये बढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप डेफिनेटली तुरंत तो याद कर नहीं पाएंगे। जैसे मैंने कहा, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा या इस वीडियो के माध्यम से कॉपी में नोट करके अगर आपके पास स्पेस है बिल्कुल याद करें, ठीक है, क्लियर। अभी देखो यहाँ खनन उत्खनन शुरू हो गया। इसके पहले तक क्या चल रहा था, मछली उद्योग। तो ये पॉइंट नंबर 4 तक ना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से शुरू हो गया उद्योग एवं संबद्ध क्षेत्र, क्लियर। खनन उत्खनन का देख लीजिए, ऊपर ग्रीन से एरो ऊपर दिखा रहा है, मतलब क्या है, आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि में हुई है भागीदारी में। भागीदारी सबसे ज्यादा कौन से वर्ष रही, 18-19 में। चाहे तो करें, देखिए ये उन लोगों के लिए है जिनके पास स्पेस है करने का, लेकिन अगर नहीं है स्पेस तो केवल ये देख के चलिएगा, ठीक है। वृद्धि दर भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए, ये 2 डेटा इंपॉर्टेंट है बस सभी स्लाइड से। विनिर्माण का देख लीजिए, विद्युत जलापूर्ति, निर्माण। ये देखो निर्माण, सर्वाधिक क्या देखा था हमने, भागीदारी देखा था कि नहीं देखा था, ठीक है। वित्तीय सेवा, यहां से सेवा शुरू हो जा रही है। परिवहन संचार भी सेवा के अंतर्गत आता है, लोक प्रशासन भी सेवा के अंतर्गत आता है। अब एक चीज देखो, अभी तक 3 क्षेत्र हमने पढ़ा था, कृषि, उद्योग, सेवा। अब सारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तब बनती है जब आप अर्थव्यवस्था को समझने की दृष्टि से पढ़ते हैं, ना कि केवल डेटा की दृष्टि से। तो उस केस में आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र देख पाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को ही कहेंगे? जी हां, प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को ही कहेंगे, लेकिन उसमें खनन उत्खनन और जोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखो, फसल, पशुपालन, ये सब तो जो कृषि संबद्ध क्षेत्र में वो तो है ही, कहां तक, यहां तक है, ठीक है। उद्योग, खनन उत्खनन अगर जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक। मतलब सीधा खनन उत्खनन क्यों जोड़ दिया सर, वो तो उद्योग के अंतर्गत आ रहा था। जब उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जमीन से खनन उत्खनन के दौरान निकले हुए धातुएं, मिनरल्स उद्योग में यूज किए जाते हैं। लेकिन आप प्राथमिक क्षेत्र का सिंपल ये मान के चलिए, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है डायरेक्ट रॉ फॉर्म में, कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे माल के रूप में, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है,
फसल वगैरह देख लीजिए। फसल से संबंधित जितने क्षेत्र हैं वो सारे के सारे किससे, नेचर से मिल रहा है। चाहे फसल की बात करें, पशुपालन से बात करें, पशुपालन मतलब पशुपालन से मिलने वाला दूध हो गया, ये सब जो क्या है, प्रकृति से मिल रही है ना। दूध, दही ना बोले, दही पनीर ना बोले, वो दूध से ही बनता है अल्टीमेटली, तो दूध ही मानेंगे उसको। मछली, वन, ये सब प्रकृति से मिल रहे हैं। खाना उत्खनन मतलब आप माइनिंग से जो धातुएं निकालेंगे जमीन से, वो कहाँ से मिले, प्रकृति से। तो प्रकृति से मिलने वाली जो चीजें हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, सिंपल इतना मान के चलिए, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन के बाद जितनी चीजें आएंगी, विनिर्माण मतलब प्रकृति से मिले हुए वस्तुओं को प्रोसेस करके जब अंतिम उत्पाद बनाया जाता है, और उससे संबंधित जितने क्षेत्र हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और तृतीय क्षेत्र जो होता है ना, इसमें जो मेंशन नहीं है यहाँ पर, तृतीयक मतलब पूरा सेवा, तृतीयक मतलब पूरा सेवा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवा बोलो चाहे तृतीयक बोलो, ये एक ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर रखें कृषि और उद्योग के कंपैरिजन में, ठीक है। इस कारण यहाँ पर देखो डिफाइन भी किया हुआ है। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक। चलो बढ़े आगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब अगला अध्याय शुरू हो जाता है, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बिल्कुल प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में मूल्य की स्थिति ध्यान रखें, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण नगरीय संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष इसका 2012 चलता है, जारी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, इसको भी ध्यान रखें आप, ठीक है। अब जो लेटेस्ट वाला है वो हम देखेंगे, अगर तो मई 2023, अब हर महीने किया जाता है, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण जब बन रहा होगा ना, उस समय जो लेटेस्ट डेटा था वो क्या था, मई 2023 का। तो क्या ध्यान रखें सर, वो ध्यान रखें जब लेटेस्ट है। भारत और छत्तीसगढ़ का दोनों का दिया हुआ है, ग्रामीण नगरीय संयुक्त क्षेत्र तीनों का दिया हुआ है। क्या डेटा आप कर पाएंगे, ये आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पूरा जो कॉलम है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं डेटा तो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ के लिए 159, 68, 59 इस रेंज में चल रहा है तीनों क्षेत्र के लिए। 69, 78, 69 याद करना एक प्रकार से इजी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ जाएगा तो आराम से बना देंगे, बिल्कुल चेक दीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उचित मूल्य की दुकानें दिसंबर 2023 की स्थिति में। सर आप हर महीने बोल रहे तो इतना पीछे का डेटा क्यों, ये तो खैर लेटेस्ट है, ये मई 2023 का क्यों। जैसे मैंने बोला ना, जब आर्थिक सर्वेक्षण बनाया जा रहा था उस समय जो डेटा लेटेस्ट अवेलेबल था, अब बैठे तो नहीं रहेंगे कि परीक्षा होगी फरवरी में तो एकदम जनवरी लेटेस्ट तक का एकदम हम लोग डेटा अपडेट करके देंगे। आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने का पर्पस एग्जाम फाइट करवाना नहीं है, बात समझिए। एग्जाम के लिए डेटा उपलब्ध कराना नहीं है, उसका पर्पस अलग है, वो आपसे पूछा जाता है, वो अलग बात। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या आप ध्यान रख लीजिए, वैसे तो कभी ज़्यादा पूछा नहीं गया है, ज़्यादा मतलब नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम। ये आपको सारा दिया हुआ है, ये बाइफर्केशन दिया हुआ है, कितनी दुकान किसके द्वारा संचालित है। मुझे नहीं लगता ये इतना पूछा जाएगा, ये आपके फिर से बैंडविड्थ पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना कर रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार डेटा नया दिया गया है आपको, ये वाला, इसको ध्यान रखें जरूर। नागरिक आपूर्ति निगम के पीडीएस प्रदाय केंद्र कितने, 123, 123 123 123 करके ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नया डेटा है, ध्यान रखें। क्लियर। छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, इसका पूरा वो खाद्यान्न राशि जो उपलब्ध कराई जाती है ना भोजन के अधिकार के तहत 2012 वर्ष में लागू हुआ था, उसके हिसाब से है, आप देख लें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, 13 में। तो एक चीज़ देखो, इसको यही बोला जाता है कि नेशनल पॉलिसी आने के पहले छत्तीसगढ़ इस चीज़ को लागू कर चुका था, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया, छत्तीसगढ़ में ये अधिनियम 2012 में आ चुका था दोस्तों, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़े आगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 70% जनसंख्या अर्थात कितना, 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता जो है वो निर्धारित की गई है। ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इसमें जो है वो देख सकते हैं। इतने लाख परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितनी है, 30 रुपये प्रति किलो।
अभी देखो ना, परिवार के पे भी डिपेंड करते हैं। अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार वाले 67.23 लाख परिवारों को 1 रुपए। और ये कौन से परिवार है? सामान्य परिवार है। एक अंत्योदय परिवार, सामान्य परिवार 1 रुपए किलो अंत्योदय परिवार को, सामान्य परिवार को 10 रुपए प्रति किलो। सामान्य परिवार कितने, अंत्योदय परिवार कितने? क्लियर है सब कुछ, सब कुछ यह राज्य का है, क्लियर, सब कुछ क्लियर है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कितने रुपए चावल की दर है? पूछे 3 रुपए। ये सारे डेटा आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पूरा कैटेगराइजेशन है। अंत्योदय परिवार को चावल, चना, रिफाइंड, आयोडाइज नमक कितने कितने दर पे मिलेगा। अंत्योदय परिवार के लिए चावल आपको ऑलरेडी पता है 1 रुपए प्रति किलोग्राम, चना जो है 5 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति परिवार, लेकिन 2 किलो की दिया जाएगा। चावल प्रति परिवार 35 किलोग्राम दिया जाएगा। ये पूरा उसमें कैटेगराइज किया हुआ। ये सारा डेटा जो है ना आप पहले से जानते हैं, मतलब ये सारा जो कैटेगराइजेशन, ये सारा जो दर है ये आप पहले से जानते हैं। प्राथमिकता परिवार अलग कैटेगराइज किया हुआ है और सामान्य परिवार अलग कैटेगराइज किया हुआ है। निशक्त जन और एकल निराश्रित अलग से दिया हुआ है, लेकिन इनके लिए भी कोई चेंज नहीं है। चावल में 10 किलो रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है, 10 रुपए, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा 10 रुपए नहीं, माफ कीजिए, सॉरी माफ करो, दर को मैंने कितना दिया जाता है, 10 किलो क्वांटिटी दी जाती है, क्वांटिटी है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। ये 10 रुपए प्रति किलोग्राम सामान्य परिवार के लिए, माफ कीजिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर देखिएगा। ये वही सारी चीजें हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसमें और थोड़ा सा डिटेल आउट किया है हुआ है पॉइंटर्स के तौर पे। बढ़े आगे। ये भी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार रीड कर लीजिए, जरूरी है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यूनिवर्सल पीडीएफ बोलते हैं, पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 2019 से किया गया था, ठीक है। प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न में पात्रता में वृद्धि की गई थी। तो यही कुछ कुछ डिटेल है जो ऑलरेडी आप जानते हो। ये शुभारंभ जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राशन कार्ड के बारे में है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम और सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिसंबर 2023 की स्थिति तक लेटेस्ट कुल राशन कार्ड राज्य में इतने, ठीक है। परिवार मतलब एक परिवार के पास एक राशन कार्ड। सर्वाधिक रायपुर में। अंत्योदय राशन कार्ड किस रंग से पहचाना जाएगा? पीला रंग। प्राथमिकता राशन कार्ड जो है लाल रंग से। एकल निराश्रित राशन कार्ड स्लेटी रंग जो दिख रहा है आपको। निःशक्त राशन कार्ड काला रंग और सामान्य श्रेणी का राशन कार्ड सफेद रंग से पहचाना जाएगा। कौन कितना है अलग अलग, ये पूरा डेटा क्या करने की जरूरत नहीं है। कुल आपने ध्यान रखना है, कलर आपने ध्यान रख लिया, पर्याप्त है इस स्लाइड से, ठीक है। क्या बढ़ जाए आगे। राशन सामग्री का आवंटन सबसे ज्यादा क्या आवंटित किया जाता है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। ऊपर वाली लाइन जो दिख रही है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा चावल क्वांटिटी वाइज दिया जाता है, फिर नमक, फिर शक्कर, फिर चना, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको करंट अफेयर सीरीज के दौरान भी बता दिए हैं। कौन जारी करता है? सीएसीपी। बार बार कितने बार बताया गया है। एमएसपी के अंतर्गत शामिल कृषि उत्पाद कितने हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, हजारों बार ये प्रश्न पूछा अलग अलग एग्जामों में। 23 कृषि उत्पाद है कुल मिला के। ध्यान रखें, एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो कृषि उत्पाद सरकार द्वारा उपार्जन किया जाता है, कितने प्रकार के हैं? ऐसे 23। अनाज आते हैं 7 प्रकार के, दलहन 5 प्रकार के, तिलहन 7 प्रकार के और व्यापारिक फसलें 4 प्रकार के। कुल मिला के होते हैं 23 प्रकार के कृषि उत्पादों का संग्रहण सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में करती। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था इसके पहले वाला। जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी जो आप पढ़ सकते हैं उसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। धान खरीदी के बारे में डिटेल है, कितना मीट्रिक टन खरीदा गया, ये सारा करंट अफेयर में ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ था। इसको एक एक बार और देख लीजिए। उपार्जन की तिथि कब, कैसी, सब, ठीक है। भारत सरकार द्वारा खरीद फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था धान का, उसको आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कितना था वो भी बता रखा है, ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ये डेटा सारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और जिसको आपको बिल्कुल करना है। मक्का खरीदी से लेकर सब कुछ, ठीक है। तो समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। रबी फसल के भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है, सब कुछ। कंप्यूटरीकरण 2007-8, इसको भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, जो है कब किया गया कंप्यूटरीकरण। 7-8 फेमस हो जाता है, ठीक है। देखो इतना ज़्यादा इतना स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखो पर्पस ये है आपसे ये टॉपिक तो बिल्कुल ना छूटे, ये पॉइंटर्स बिल्कुल ना छूटे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। ये रिवीजन क्लास है, ध्यान रखें।
45 मिनट से ज़्यादा लिया तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऑलरेडी 45 मिनट 1 सेकंड हो गया अभी यहाँ पर। पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था वाला जो ये पिछला साइड है ना, इसको बिल्कुल रिवीजन करके जाएं। कॉल सेंटर क्या क्या बचा, और चावल उत्सव हम जानते हैं। लोक वित्त, इसको मुझे लग रहा है अगले चैप्टर वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना, क्योंकि इसके आगे मैं बढ़ूंगा और ऐसे ही भगाऊंगा तो फिर ना ये थोड़ा सा महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर को देखना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग तरीके से। राजस्व प्राप्ति कितनी, पूंजीगत प्राप्ति कितनी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगता है, तो इसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे अगले पार्ट में। क्योंकि ये पार्ट 1 था मास्टर वीडियो का, इस कारण इसको लेके हम अगले पार्ट को लेके मतलब जल्द से जल्द फिर से मिलेंगे। ये पार्ट 1 था दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी की तैयारियों के लिए आपको ऑल द बेस्ट। पार्ट 2 लेके जल्दी से आऊँगा, उसको भी रिविज़न कर लेना। चले मिलते हैं, थैंक यू सो मच।